ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों परसों 23 फरवरी को आर्टिकल 370 थिएटर में रिलीज होने के बाद से हम देख रहे हैं कि एक तरफ जनता किस प्रकार से फिल्म को भर भर कर प्रेम दे रही है। अभी रविवार को जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक फिल्म ने ऑलरेडी अपना बजट रिकवर भी कर लिया है और बुक माई शो पर भी आप चले जाइए, अधिकतर शोज आपको फास्ट फिलिंग देखने को मिलेंगे। तो जनता तो भाई फिल्म को भर भर कर प्रेम दे रही है, परंतु दूसरी तरफ बॉलीवुड का जो इकोसिस्टम है वो किस प्रकार से छटपटा रहा है। विशेषतः जो एलिट वोक लिबरल क्रिटिक्स है उनकी जो दुख दर्द पीड़ा है वो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उसी बारे में अभी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण ये चर्चा होगी, तो वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखना। स्पेसिफिक अगर मैं बताऊं तो फिल्म कंपेनियन का जो आर्टिकल 370 का रिव्यू है, जो आर्टिकल है, तो वो हम पढ़ेंगे, साथ में ही उसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ में ही हमारे जो एलिट क्रिटिक है जो हमेशा पोलराइजिंग टाइम में कैसे हम जी रहे हैं, पोलराइजिंग टाइम इस प्रकार से छाती कूटते रहते हैं अपने रिव्यूज़ में और अपने जो वोक विचार है वो अपने दर्शकों के अंदर डालने का काफ़ी ट्राई करते रहते हैं, परंतु कोई भी समझदार व्यक्ति उन विचारों को रिफ्यूज़ ही कर देगा। तो ऐसे जो हमारे पोलराइजिंग टाइम वाले एलिट क्रिटिक है उनके रिव्यू के बारे में भी थोड़ी सी हम चर्चा करने वाले हैं। पर उससे पहले देखिए, मैं पहले ही बड़ी ही विनम्रता से कहना चाहूँगा कि मेरे मन में किसी के भी प्रति कोई ऐसा द्वेष नहीं है और मैं तो हृदय से चाहता हूं कि उनका भी मंगल ही हो। जितने भी एलिट वोक लिबरल क्रिटिक्स है, जिस भी कारण से उनका ब्रेन वॉश हुआ है, वे भी सन्मार्ग पर आए, उनके भी विचारों में परिवर्तन हो। मैं हृदय से उनके लिए यही मंगल कामना करता हूं। उस चर्चा की तरफ हम आगे बढ़े उससे पहले एक विशेष बात आपने भी देखी होगी कि आर्टिकल 370 फिल्म को बॉलीवुड के इकोसिस्टम ने किस प्रकार से पूर्ण रूप से इग्नोर किया है ना। इसके पोस्टर के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई, टीजर के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई, ट्रेलर के बारे में चर्चा नहीं की गई। हालांकि ट्रेलर से ही लग रहा था, टीजर और ट्रेलर से, कि फिल्म कितनी एक्सट्रीमली वेल मेड है, परंतु फिर भी पूर्ण रूप से फिल्म को इग्नोर किया गया, जैसे कि ये चीज़ उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। बिल्कुल जैसे द वैक्सीन वॉर के समय वहाँ पर तो विवेक अग्निहोत्री जी ने आरोप भी लगाया था कि पूरा एम्बार्गो लगाया गया है भाई फिल्म के बारे में चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, और वो हमने उस समय देखा भी, पूर्ण चिड़ी चुप, कहीं पर कोई चर्चा नहीं, रिव्यू नहीं, कुछ भी नहीं। और द वैक्सीन वॉर तो एक बायोसाइंस पर आधारित बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल ऐसी फिल्म थी। कोरोना काल जिसको कि दोबारा याद भी नहीं करना चाह रहा था, परंतु फिर भी फिल्म ने इतना कठिन या सीरियस सब्जेक्ट होने के बाद भी काफ़ी अच्छा खासा कलेक्शन किया था। बॉलीवुड की जो प्रोपेगेंडा फिल्म आई थी ना, भीड़ नाम की, उनके बहुत प्यारे डायरेक्टर की, उस फिल्म से 10 गुना ज़्यादा कलेक्शन किया था द वैक्सीन वॉर ने, इतना सीरियस सब्जेक्ट होने के बाद भी। परंतु फिर भी इस इकोसिस्टम ने उस समय क्या क्या कमेंट्स किए, कैसे कैसे टारगेट करने का प्रयास किया, सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा। तो इस बार भी उन्हें लगा कि ऐसा ही हम कुछ कर लेंगे, फिल्म के बारे में कोई चर्चा ही कहीं पर नहीं की गई। देखा हमने, इवन फिल्म रिलीज होने के बाद भी पहले उन्होंने देखा कि जनता का रिस्पॉन्स कैसा है। अगर इग्नोर कर सकते हैं तो इग्नोर कर देंगे, इस कारण से जल्दी रिव्यू नहीं किया गया। आर्टिकल 370 रिलीज होने के बाद में देखना, पहले क्रैक के बारे में चर्चा की गई, फिर देखा कि भाई जनता तो भर कर प्रेम दे रही है, अब तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसके बाद में बस ऐसे जैसे कि उपकार किया हो इस प्रकार से रिव्यू किए गए फिल्म के। और फिल्म टेक्निकली इतनी ज़्यादा बढ़िया बनी हुई है, इतनी एक्सट्रीमली वेल मेड है कि इस फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को लेकर वो कुछ बोल भी नहीं पाए, क्योंकि फिल्म सच में इतनी ज़्यादा बढ़िया बनी हुई है। इस कारण से कोई इसको उस लेवल पर तो टारगेट नहीं कर पाए। तो टारगेट क्या करने के लिए था उनके पास में, कह कर कि भाई देखो गवर्नमेंट कैसा प्रोपेगेंडा स्प्रेड किया जा रहा है गवर्नमेंट का, और कैसे ग्लोरीफाई किया जा रहा है करंट लीडर्स को, इस प्रकार की बातें, कैसे गवर्नमेंट के हर निर्णय को मास्टर स्ट्रोक कैसे बता दिया, इस प्रकार की बात। दूसरा, बेचारे बोल भी कह सकते हैं ना। जैसे कि एक रिव्यू है, कल मैं जब रात को लाइव आया था ना, तो एक मित्र ने उन्होंने कमेंट करके बताया था कि एक रिव्यूअर है जिन्होंने मुझे टारगेट करने वाले कई सारे वीडियोस बनाए थे, जिनमें मुझे गालियाँ वगैरह भी दी गई थी, प्रतीक बोराडे तो मदरबोर्ड है वगैरह। अब देखिए, जो अपने आप को बहुत प्रोग्रेसिव बताते हैं, लिबरल बताते हैं, वोक बताते हैं, ये उनके लिए बहुत सामान्य सी बात है। इसी प्रकार से गाली गलौज करना, कोई लॉजिकली तो वो बात कर नहीं पाते, तभी तो वो अपने आप को लिबरल और वोक कहते हैं ना। क्योंकि किसी के पास अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस हो, वो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को वोक या लिबरल तो नहीं कह सकता। तो जो लोग अपने आप को बहुत प्रोग्रेसिव, वोक, लिबरल वगैरह बताते हैं, तो वो इसी प्रकार की गाली गलौज करके ही बातें कर सकते हैं। लॉजिकली वो किसी बात को काउंटर नहीं कर सकते, क्योंकि लॉजिक उनके पास होता ही नहीं है ना। तो रात को जब मैं लाइव आया था तो एक मित्र थे, उन्होंने बताया कि वो जो रिव्यूअर है जो मुझे टारगेट करने वाले वीडियोस वगैरह बनाते थे, तो उन्होंने भी आर्टिकल 370 का रिव्यू किया है। बॉलीवुड के एक बड़े
मीडिया हाउस के साथ में या जो भी मीडिया पोर्टल जो भी आप कहिए उसके साथ में वो जुड़े हुए हैं। तो उसके नीचे के कुछ कमेंट्स वगैरह मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। और मैं फिर से कहूँगा कि भाई मैं भले ही उन्होंने मुझे टारगेट किया हो, जो भी हो उनका भी मंगल ही हो भाई, वो भी सन्मार्ग पर आए। मेरे मन में ऐसा कोई किसी के लिए द्वेष नहीं है, क्या करना वो सब रख के मन में, ठीक है। Intent of this video is also very clear from the very beginning. He goes on listing the things they casually judge the other movies about and can't in this movie. Now they cannot be subtle about their propaganda. Their work has become harder now that people are learning to make better movie. Typical leftist reviewers. On one hand, you guys will applaud the technical aspects of the film, and on the other hand, seed your propaganda by calling the real events as fictional. Kudos, guys. The way you subtly peddled your anti-government views is appalling. Anupama had a cover called Aritra on political agenda. देखो और एक लेप लिब्रांडू झुंड की जल गई फिर से. Where is Anupama? By the way, okay. This review is also coming out of Farkas studio. Rather than reviewing, he's preaching what we should take from it and what not. Why Aritra as proxy? Why not main members like Anupama Lol, Gangubai and all those Mumbai-based gangster and terrorist biopic and Sanju? What are those movies? Propaganda or reality? Why these critics don't call them propaganda? All these terrorists and gangsters are prosecuted by our judicial system. गंगूबाई या जो भी संजू वगैरह या गैंगस्टर्स पर जो फिल्में बनी हैं वो तो है ही, या शाहरुख खान की रईस वगैरह बहुत ही घिनौनी प्रोपेगेंडा फिल्में होता ही, पर उसके साथ में आप देख लीजिए हैदर जैसे फिल्में, जिनको टाइमलेस क्लासिक बताकर उसको सेलिब्रेट करता है ये बॉलीवुड, उस पर तो क्लियरली कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को बॉलीवुड ने सेलिब्रेट किया है, प्रमोट किया है, और उसमें उन फिल्मों को सेलिब्रेट किया, उन फिल्म मेकर्स को ये इकोसिस्टम सेलिब्रेट करता है। उदाहरण देने के लिए तो बहुत सारे हैं ऐसे, मिशन कश्मीर से लेकर के, शौर्य से लेकर के, हैदर से लेकर के, कितने सारे। द फैमिली मैन में भी उन्होंने किस प्रकार से आतंकवाद को जस्टिफाई किया है, पत्थरबाजों को ही किस प्रकार से बड़ा उनके प्रति सिंपथी पैदा करने का प्रयास किया है। द फैमिली मैन का पहला सीजन अच्छी तरीके से याद है क्या क्या था उसमें, आप हमारा रिव्यू अवश्य देखना। Wherever there is a left liberal ideological movie comes out, this lobby praise the movie as well as the subject, quoting hidden truths or reality of our society. But whenever an so-called right-wing or hyper-nationalist films comes out, they separate the intent and content. Good, very good. अब ये भी आप देख लेना, मतलब ये जो पूरा बॉलीवुड का इकोसिस्टम है वो हमेशा हाल ही के कुछ वर्षों में तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की जो कुछ प्रोपेगेंडा फिल्में कम्युनिस्ट फिल्म मेकर्स के द्वारा बनाई गई है पिछले कुछ वर्षों में, उनको ये कितना प्रमोट करते हैं। हालांकि उनमें स्पष्ट रूप से हमें हिंदू घृणा देखने को मिलेंगी, कितनी सारी प्रोपेगेंडा बातें देखने को मिलेंगी, पर फिर भी ये उनको प्रमोट करते हैं, बराबर। हाँ, और बाकी बॉलीवुड की तो प्रोपेगेंडा फिल्में तो कितनी सारी हैं। हाँ, ये थोड़ा बड़ा कमेंट है, बाकी कुछ पढ़ लेते हैं। क्या है, एक मिनट। इंडियन सिनेमा स्पेशली फॉर हिंदी सिनेमा देयर आर टू थ्रेड्स. First is for Hindi language cinema, which Bombay film industry which is controlled by non-Hindi region artists and cultural influence, especially Punjabi, and promote their culture, and who also exploits Hindi region arts, language, culture, history, etc. And it lacks isolated artists who has been unconsciously been matured in their immediate society and can create individualistic original fantasies. Second threat is our film industries is monopolized by westernized elites who live in emotional western political fantasy, self-image, worldview, behavior, who has accepted being a subject of western mainstream and who copy-paste western socio-political, philosophical, cultural, artistic elements, and who copy-paste western trend of using labels, categorize to practice and promote same-minded closed label groupism. ये जो सेकंड बात उन्होंने कही ना कि वेस्टर्न माइंडसेट की जो एलिट्स हैं उनके द्वारा कंट्रोल किया गया इंडस्ट्री को, ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि वो जड़ों से टूट चुके हैं। कश्मीर इशू को लेकर, अलगाववाद को लेकर, नक्सलियों को लेकर, आतंकवाद को लेकर, इनका वो लेफ्टिस्ट व्यू है। अब एलिट्स उनका वो माइंडसेट ही वैसा होता है कि ये तो विक्टिम होते हैं, आतंकवादी हो, नक्सली हो, अलगाववादी हो, या कश्मीर की जो समस्या है। रियलिटी सामने होती है, हज़ारों फैक्ट्स होते हैं, पर वो उनको दिखाई नहीं देंगे।
क्योंकि सोचने का वो ढांचा अलग बन गया है कि भाई ये तो विक्टिम है सिस्टम के और इनको हमें जस्टिफाई करना है, और वो कुछ हम कर भी नहीं सकते क्योंकि माइंडसेट वैसा बन गया है। तो मेरी दृष्टि में तो ऐसे जो एलिट वोक लिबरल्स होते हैं ना, वो तो दया के पात्र है, कि वो तो ब्रेन वॉश्ड है इस लिफ्ट के इकोसिस्टम के, दया के पात्र है वो। अनुपमा चोपड़ा वॉच्ड इट बट कुडंट अंडरस्टैंड और डाइजेस्ट इट। आगे है, फिल्म कंपनी की जल जाती जब भी कोई मूवी मोदी गवर्नमेंट के फेवर में बनती है। नोट, नो मैटर फिल्म मेड ऑन नेशनल इंटरेस्ट, फिल्म कंपनी इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ लेफ्ट अराउंड इकोसिस्टम, इंटेंट ऑफ वीडियो क्लियर फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ वीडियो। आगे है, why the intent is questionable, can't you see the peace prevailing in Kashmir, Rahul and Priyanka Gandhi's playing snow sports, Sachin playing cricket in Kashmir, can't you see all these? Can you remember how Kashmir was earlier? If you are a movie reviewer, just review the movie. If you are a political commentator, comment on politics, don't try to add your agenda in a movie review. हालांकि इन्होंने बात तो सही कही शुरुआत में कि कश्मीर में क्या परिवर्तन हो रहा है, वो आदि बातें, परंतु बाद में जो उन्होंने बात कही कि पॉलिटिक्स को बीच में, मतलब इससे मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि भाई आर्ट एंड लिटरेचर से हम पॉलिटिक्स को अलग कैसे कर सकते हैं? फिल्म का सब्जेक्ट क्या है, थीम क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, उसी को तो रिव्यू कहते हैं, दूसरे किसी चीज़ को रिव्यू कहते ही नहीं है। तो मैं तो उल्टा जो एलिट वोक लिबरल क्रिटिक्स है ना, मैं तो उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, कम से कम वो अपनी बुद्धि का उपयोग करके फिल्में देखते हैं। भले गलत तरीके से बुद्धि का उपयोग करते हैं वो अलग बात है, परंतु कम से कम मूर्खों की तरह भाई फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए होती है, ऐसे मूर्ख तो नहीं होते, कम से कम अपने एजेंडा पर क्लियर है, कम से कम बिन पैंदे के लोटे नहीं होते वोक्स लिबरल और एलिट्स। इस कारण से तो उनसे तो ये बात सीखनी चाहिए राष्ट्रवादियों को कि कैसे छोटी छोटी बातों को लेकर भी कितना वो सूक्ष्मता से, बारीकी से अध्ययन करते हैं, ध्यान दे करके देखते हैं छोटी छोटी बातों को। ये बात तो राष्ट्रवादियों को हमें सीखनी चाहिए उनसे। चलिए, Man, your intent is clear. Just look at it this way. Article 370 had to be abolished, but your favorite leaders did not have the guts, or they were driven by their own nefarious agendas. The film also clearly depicts what was critical in the national interest and to take out the Kashmiris from a self-destructive future. Only a few leaders and bureaucrats in Srinagar and Delhi siphoned off all the money. Some so-called separatist leaders ने भी अवश्य की. They were being protected by Indian security at the behest of the then governments with taxpayers' money. I have visited Kashmir many times in the last 20 years on work and the change is as clear as broad daylight. देखिए, ऐसे तो बहुत सारे कमेंट्स वगैरह है. So I guess Anupam is now running and breeding ground of left-wing critics that this anything which doesn't fit into their ideological fold. It started from Sucharita and now we are here. Cute attempt वगैरह वगैरह. ये एक भाई है रमानी शर्मा, इन्होंने प्रतीक बोराडे दादा मोस्ट फेवरेट यूट्यूबर, जय श्री राम. चलो, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स यहाँ पर किए हुए. दिस गाइस जोक रिप्लेसिंग द नोन. चलिए, पर्सनल कमेंट्स मैं ऐसे किसी पर करना पसंद नहीं करता. चलिए, कुल मिलाकर ऐसे रिव्यूज़ ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं. अब जो हमारे पोलराइजिंग टाइम वाले एलिट क्रिटिक है उनका भी मैंने रिव्यू देखा था, कल दोपहर को शायद मैंने देखा. क्या कहे, दुख होता है कि किस प्रकार से कुछ लोग ब्रेन वॉश हो जाते हैं जिस भी कारण से. जैसे कि सब वही पोलराइजिंग टाइम वाली लाइन फिर से हमने रिव्यू में देखी. कौन सा पोलराइजिंग टाइम? मतलब मोदी सरकार कैसी फांसीवादी है, देश को कैसे डिवाइड कर दिया है. पोलराइजिंग मतलब कैसे धार्मिक ध्रुवीकरण आज हमें देश में देखने को मिल रहा है, वगैरह वगैरह. ये जो बातें की जाती है, मतलब आतंकवाद की समस्या पर फिल्म बनाना या आर्टिकल 370 हटाए जाने जैसा इतना महत्वपूर्ण, भारत की एकता और अखंडता को लेकर सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी, विषय था, उस पर फिल्म बनती है. तो ये कहना कि भाई ऑलरेडी डिवाइडेड पोलराइजिंग नेशन में इस प्रकार की फिल्में और बनना वगैरह वगैरह, जो कुछ भी वो बातें करते हैं, कौन सा डिवाइड और कौन से पोलराइजिंग टाइम की बातें करते हैं, मुझे तो सच में समझ में नहीं आता. उनको वो समय बहुत पसंद आता है जब 2004 से 14 के बीच में हमने देखा हर महीने कहीं ना कहीं पर बम धमाके होते थे, हिंदू आतंकवाद का झूठ गढ़ा जा रहा था. कर्नल पुरोहित जी, साध्वी प्रज्ञा जी, असीमानंद जी, इनको कैसे फंसाया जा रहा था पाकिस्तानी आतंकियों को छोड़ करके. इशरत जहां आतंकवादी नहीं है,
ये कहलवाने के लिए उस समय के गृह मंत्रालय के अधिकारियों को सिगरेट से जलाया जा रहा था। हाँ, बाकी नक्सलवादी हमले कितने उस समय हुए हैं, उन हमलों को कैसे सेलिब्रेट किया जाता था, हमारे 76 जवान वीरगति को प्राप्त होते थे उनको कैसे सेलिब्रेट किया जाता था, क्या क्या नहीं हो रहा था। वो समय इनके लिए बड़ा प्यारा था, उस समय बड़ी एकता और अखंडता थी भाई। अभी आतंकवाद के ऊपर कार्रवाई हो रही है तो ये पोलराइजिंग टाइम आ गया। सोचिए ये बेचारे किस प्रकार से ब्रेन वॉश्ड हैं, खुली आंखों से इन्हें ये बातें दिख नहीं रही है कि देश किस प्रकार से प्रोग्रेस कर रहा है, कैसे विकास हो रहा है, आतंकवाद की समस्या के साथ में कैसे डील किया जा रहा है। ये इनसे देखा नहीं जा रहा। इन्हें लगता है कि ये मोदी का फांसीवादी शासन है और हम पोलराइजिंग टाइम में जी रहे हैं। बताइए दया के पात्र है या नहीं। मुझे तो सच में इतना दुख होता है कि क्या कैसे ऐसी बुद्धि हो जाती है भाई। ऊपर से बुरानवानी को मिलिटेंट कहना, हाँ मिलिटेंट मतलब क्या अपने किसी एक उद्देश्य के लिए लड़ने वाला, युद्ध में लगा हुआ लड़ाकू वगैरह, ये मिलिटेंट, आतंकवादी नहीं, लड़ाकू, मिलिटेंट। और उसका क्या हुआ, असैसिनेशन। असैसिनेशन मतलब असैसिनेशन का अर्थ होता है कि राजनीतिक हत्या, कपट से की गई राजनीतिक हत्या, छल से की गई, छुपके से की गई राजनीतिक हत्या, उसको असैसिनेशन कहा जाता है। वाह, एक आतंकवादी को मार गिराए जाने को एक मिलिटेंट का असैसिनेशन बताना। और बाकी पोलराइजिंग टाइम वगैरह वो तो बातें होती ही रहती है। और ऊपर से प्रेजेंट गवर्नमेंट के निर्णय को मास्टर स्ट्रोक की तरह कैसे दिखा दिया, कैसे दिखा दिया भाई। जो निर्णय हुए ना 2014 के बाद में, उनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। कैसे कैसे धमकियां दी जाती थी, आर्टिकल 370 को हाथ तो लगा करके दिखाओ, खून की नदियां बहेंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कश्मीर भारत के साथ नहीं रहेगा, जो उसी से तो हम जुड़े हुए हैं, आर्टिकल 370 से अलग हो जाएंगे, और क्या क्या नहीं कहते थे। महबूब मुफ्ती के कैसे कैसे वक्तव्य है, फारूक अब्दुल्ला वगैरह उनके कैसे कैसे वक्तव्य है। पर ये उनकी क्लिप दिखाएंगे अपनी रिव्यू की शुरुआत में। वाह वाह, दुख होता है, बस दुख होता है, मुझे दया आती है ऐसे लोगों पर। चलिए, हाँ, तो फिल्म कंपनी का आर्टिकल थोड़ा सा पढ़ते हैं। काफ़ी बड़ा पीड़ा ही इतनी थी तो काफ़ी बड़ा आर्टिकल लिखा है। In the year of our Lord and our general elections, it is no doubt simply a matter of serendipity that we have got a film in which actor Arun Govil, best known for playing Ram in the teleserial Ramayana, is cast as the Prime Minister of India. That Ram is the current administration's favorite from the Hindu divine pantheon, and that Govil quite literally brings together Lord Ram and the Prime Minister into one person must be a complete coinkydink. वाह शब्द कोइंकिडिंग, सेरेंडिपिटी, मतलब ऐसे शब्द उपयोग कर ले तो मत कूल लगेंगे ना भाई। हालांकि आर्टिकल्स लिखे के निकले जाते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कितने लोग भारत में अंग्रेजी बोलते हैं। 1%, 2%, चलो 3% मान लेते हैं। कभी घर से बाहर निकल कर देख लीजिए, अपनी सोसाइटी में घूमिए, रास्ते पर जाइए, दुकानदारों से मिलिए, शॉपकीपर से, मेडिकल वालों से, ठेले वालों से, चाहे वो सब्जी वाला हो, दूध वाला हो, या अलग अलग पानी पूरी मिठाई या जो भी है, स्वीट की दुकान में चले जाइए, सड़क पर घूमिए, कितने लोग अंग्रेजी में बात करते हैं और किसके लिए आर्टिकल्स लिखते हैं? उन 2-3% एलिट्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Although he makes his entry relatively late in Article 370, it's clear that Govil is playing a character that is the film's beating heart. The Prime Minister gets the slow-mo shots, the adoring close-ups, and multiple scenes to establish his status as a crush-worthy leader who had apparently spent 30 years dreaming of abrogating the article of the Indian Constitution that accorded special status to Jammu and Kashmir. वाह, जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था आर्टिकल 370। ये बात तो ऐसे लिखी है जैसे कि उस कारण से बहुत मंगल और भला हो रहा था जम्मू एंड कश्मीर का। उसके बारे में कभी डिटेल में जाएंगे नहीं कि उस आर्टिकल 370 के कारण वहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट है उन्हें कैसे सफाई कर्मचारी ही बनना पड़ता था, जिसका उल्लेख इस फिल्म में किया गया है। ये वही इकोसिस्टम है जो तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की जो कुछ वामपंथियों की प्रोपेगेंडा फिल्में पिछले कुछ वर्षों में लगातार आती जा रही है ना, जो काफ़ी सारी द्रविड़ विचारधारा पर आधारित होती है, उन प्रोपेगेंडा फिल्मों को ये प्रमोट करेंगे, ये दिखाने के लिए कि देखो देखो हमें कितनी हम जैसे कि दिखावा करेंगे जातिवाद का, जैसे हम इन विरोध कर रहे हो। उन्हें उन सब बातों से मतलब नहीं है, ये इतने ब्रेन वॉश्ड है, क्या कहना। इसलिए मैंने कहा दया आती है मुझे इन सब पर। हाँ, और बाकी मोदी जी के पात्र को जिस प्रकार से दिखाया कि भाई स्लो मोशन शॉट्स में वगैरह ऐसे दिखाया गया, तो क्या तुम लोगों की वो फाइटर वगैरह की तरह चिल्ला चोट करते हुए मूर्खों की तरह दिखाते हैं, जो एक बहुत ही निम्न स्तर की थर्ड क्लास घटिया वाहियात फिल्म थी फाइटर,
जिसमें राष्ट्रवाद का भद्दे से भद्दे तरीके से मजाक उड़ाया गया था, बहुत ही क्रिंज ऐसे डायलॉग्स डाल करके, वैसे दिखाना चाहिए था। जैसे कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद में शहीद अपने हमारे जो वीर गति को प्राप्त हुए जवान हैं उनको जो श्रद्धांजलि देने वाला जो सीन है, कंपेयर कर लीजिए फाइटर का वो सीन और आर्टिकल 370 का सीन, किसमें सही तरीके से दिखाया है कोई भी गेस कर लेगा। स्लो मोशन में दिखाया। हाँ, however, as writer Aditya Dhar clarified that promoting Article 370, the film's fandom for the Prime Minister and the timing of its release are a matter of coincidence. The current government does not need a small film to win an election, said Dhar at a press event. वाह। मतलब बातें बस सब छोटे छोटे प्रेस इवेंट में कहाँ पर किसने क्या कहा ये ध्यान देते हैं, पर चर्चा नहीं करेंगे रिलीज होने से पहले। पोस्टर रिव्यू, ट्रेलर रिव्यू, टीजर रिव्यू वगैरह वगैरह जो कुछ भी होता है। पर दुख, दर्द और पीड़ा देखिए। आदित्य धार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाई हमारी इतनी छोटी फिल्म है और अभी सरकार को, बीजेपी को जीतने के लिए हमारे जैसे छोटी फिल्म की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बात उन्होंने कही थी। तो उस बात को लेकर भी कैसी पीड़ा है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। It's worth noting that Article 370 isn't involved by the Prime Minister alone. The Home Minister, impersonated by Kiran Karmakar, is also depicted as a heroic second in command. More importantly, in terms of screen time, Article 370 is held aloft by two women who fight tirelessly and selflessly for their beliefs. One navigates the corridors of power and the other is an action hero. Both these characters could easily have been written as men. The political thriller has long been male-dominated, and Dhar is writer-director of the testosterone extravaganza that was Uri the Surgical Strike. Testosterone extravaganza, हाँ, हाइपर टॉक्सिक नेशनलिज्म, चेस्ट थंपिंग जिंगोइज्म। इसके बाद में एक और नया शब्द हमें मिल गया है, टेस्टोस्टेरोन एक्स्ट्रावेगेंजा। अच्छा चलो, बट टू धार्स क्रेडिट, he imagines these key behind the scene players as women. Refreshingly, these characters steer clear of the standard tropes of needing to juggle home and work or being saddled with a romantic subplot. Instead, director Aditya Suhas Zambre films the two women as traditional male action hero have been depicted in the genre, focusing on their grit and single-minded dedication to their job. And in Priyamani's case, the power dressing move that is the perfectly plaited sari. अच्छा, तो रिव्यूअर इस बात से ही शायद कंफ्यूज्ड है कि क्रिटिसाइज किया जाए तो कैसे किया जाए। बस ग्लोरीफाई किया गया होम मिनिस्टर को, मोदी जी को, ये इस पर तंज कसा है। उसके बाद में जो भी है उरी के लिए जो शब्द उन्होंने उपयोग किया, और जो फीमेल कैरेक्टर्स है उनको बहुत ही आसानी से मेल कैरेक्टर्स के रूप में दिखाया जा सकता था। तो इस बात की उनको पीड़ा हुई कि जो टिपिकल बातें हमें देखते हैं, जैसे कि उन्होंने खुद मेंशन किया कि जो फीमेल कैरेक्टर्स अधिकतर फिल्मों में दिखाए जाते थे, उनको लेकर जो टिपिकल सी बातें दिखाई जाती है ना, कि काम और घर में कैसे वो बैलेंस बना रहे हैं, या फिर रोमांटिक कोई सबप्लॉट भी उनके साथ में नहीं था। तो ये रोमांटिक सबप्लॉट यहाँ पर नहीं है, या घर काम में कैसे वो बैलेंस बना रहे हैं, इस सब बातें जो टिपिकल से हमें देखने को मिलती है वो यहाँ पर नहीं है। तो इस बात की उनको पीड़ा हुई, या फिर पीड़ा नहीं भी हुई तो वो खुशी भी व्यक्त नहीं कर पा रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Spanning from 2016 to 19, Article 370 is an action adventure that would have you believe parliamentary politics is as exciting as स्पाई थ्रिलर। वो तो हो ही गया है 2014 के बाद में। जो पहले हम देखते थे कि किस प्रकार से एक नैराश्य छाया हुआ था राजनीति को लेकर देश में, कि भाई यार इस देश का तो कुछ नहीं हो सकता, सारे के सारे भ्रष्टाचारी, ये लालू, ममता और ये सब ये कहाँ लेकर के जाएंगे यार देश को, इस देश का तो कुछ नहीं हो सकता, भ्रष्टाचार आदि है। और बाकी सरकार के द्वारा भी वैसा ही वातावरण देश में बनाया गया था। रफाइल खरीदने के लिए पैसे नहीं है, डिफेंस के क्षेत्र के क्या हालात थे, पानी खत्म होने वाला है, बिजली खत्म होने वाली है, दुनिया खत्म होने वाली है। 2012-13 का वो समय याद करिए आप, कैसे नैराश्य छाया हुआ था। और भाई युवाओं के मन में तो एक ही बात है कि यार नहीं रहना, यहाँ से तो बाहर निकलना है, इस देश का तो कुछ नहीं हो सकता। जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट है वो किस प्रकार से वर्षों तक रखड़े हुए रहते थे,
कहीं पर कोई एनजीओ आंदोलन कर देगा, कहीं पर कोई आंदोलन कर देगा, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, फॉरेन फंडिंग से कई सारे प्रॉब्लम्स खड़े किए जाते थे, बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते थे। क्या समय था। और अभी ऑब्वियसली देश का राजनीति में रुचि बढ़ी है, तो ये बात उन्होंने जो कही कि दैट वुड हैव यू बिलीव पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स इज एज एक्साइटिंग एज स्पाई थ्रिलर, वो तो हो ही गई है, देश की रुचि भी बढ़ी है। Although, एक मिनट, हाँ, although real life incidents are referred in the film, the world of Article 370 is largely fictional. कितना भी largely fictional कह लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर fictional कोई बात लगी तो काउंटर करो, कौन सी बात आपको fictional लगी, सीन टू सीन, तो वो तो होगा नहीं, बस बोल दिया largely fictional. Here there is no glass ceiling for women bureaucrats. Journalists raise questions without fear of government censor or trolling. वो तो उठा ही रहे हैं, देख लो। कईयों ने मोदी जी को गालियाँ दे देकर अपना करियर बना लिया है। कई सारे इन्फ्लुएंसर्स, स्टैंड अप कॉमेडियंस, पत्रकार, उनकी तो रोजी रोटी मोदी जी को गालियाँ दे करके चल रही है और कोई उन्हें कुछ नहीं कर रहा। तो खुलकर गालियाँ दी जा रही है। हाँ, दूसरी तरफ इन वामपंथी को इकोसिस्टम के जो राजनेता है उनके बारे में कोई कुछ बोल देता था तो उनके साथ में क्या होता था, हमें अच्छे से देखा हुआ है। आज से 6-7 वर्ष पहले देश में क्या हालात थे, कई पत्रकारों को कैसे मार दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। जिंदा जलने से पहले वो बोल भी देते थे, इस पॉलिटिशियन ने मुझे मारा है, कुछ नहीं होता था। सब कुछ देखा हुआ है देश ने, सारे वीडियोस भी आज भी अवेलेबल है। बात करते हैं। एंड कश्मीरीज आर डिपिक्टेड इन द फिल्म एज either caricatures of villainy or swooning with love for the central government in India. तो जो कश्मीरीज हैं उनको बस दो प्रकार से दिखाया, एक तो विलन होंगे या फिर केंद्र सरकार के प्रति जिनके मन में प्रेम है, इस प्रकार से दो प्रकार से उन्होंने दिखाया है। इस बात की भी उनको पीड़ा हुई है। पावरिंग द फिल्म एज इंटेलिजेंस ऑफिसर जूनी, यामी गौतम धार एंड राजेश्वरी, जॉइंट सेक्रेटरी इन द Prime Minister's Office PMO, two women from two ends of the country who are united in their conviction that scrapping Article 370 will solve all of Kashmir's problem. Obviously होंगे सॉल्व ना। मतलब तंज कैसे कसा है देखिए इस लाइन में कि ये दो महिलाएं अपने पूरे कन्विक्शन के साथ में अपने उद्देश्य पर लगी हुई है आर्टिकल 370 को हटाने के, जिससे विल सॉल्व ऑल ऑफ कश्मीर्स प्रॉब्लम। तो किससे सॉल्व होंगे फिर कश्मीर के प्रॉब्लम्स? हैदर जैसी फिल्मों में जो प्रोपेगेंडा दिखाया था उससे, मतलब भारतीय सेना अत्याचार करती है, तो ये प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने से, जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है कश्मीर के बारे में, पाकिस्तान दुनिया भर को यही बताता है और उसी पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को बॉलीवुड ने प्रमोट भी किया है, उन्हीं फिल्मों को इस इकोसिस्टम ने ग्लोरीफाई भी किया है। उससे कश्मीर के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे? या फिर आपकी जो पत्थरबाजों के प्रति सिंपैथी पैदा करने के सीन हमने द फैमिली मैन में देखे, वो दिखाने से प्रॉब्लम सॉल्व होंगे? पत्थरबाजों के प्रति सिंपैथी पैदा करने से, या फिर आतंकवादियों के प्रति सिंपैथी पैदा करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे कश्मीर के? या मिशन कश्मीर जैसी फिल्में बनाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? या फिर शौर्य जैसी प्रोपेगेंडा फिल्में जिसमें भारतीय सेना कश्मीर में अत्याचार करती है, स्पेसिफिक कश्मीरी मुस्लिम्स पर भारतीय सेना अत्याचार करती है, ये जो नरेटिव शौर्य फिल्म में डाला गया था ना कि भारतीय सेना तो कश्मीरी हिंदुओं के साथ में 13 प्रकार के गोश्त खाती है और कश्मीरी मुस्लिम्स पर भारतीय सेना अत्याचार करती है, ये नरेटिव था ना शौर्य फिल्म का। इससे कश्मीर के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? किससे कश्मीर के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? और आर्टिकल 370 ऑब्वियसली विल सॉल्व ऑल ऑफ कश्मीर्स प्रॉब्लम। इस पर तंज कसने वाली कोई बात नहीं है। Little do they know that terror recruitment and numbers of casualties in IED blasts would see jumps between 2019 and 2022 before finally falling in 2023. इन्हें लगता है कि ऐसा कुछ वो लिख देंगे और इससे लोग मूर्ख बन जाएंगे, जैसे कि लोगों को कोई अकल नाम की चीज़ ही नहीं बची, ऊपर का माला सबका खाली पड़ा हुआ है, लोगों को दिख ही नहीं रहा क्या परिवर्तन हुआ है, क्या नहीं हुआ, क्या हो रहा है, पहले क्या होता था। सब लोग जैसे मूर्ख बने हुए हैं और ये ऐसा कुछ लिख देंगे कहीं से कुछ ला करके उठा करके और हो गया भाई, हो हमने कर दिया काउंटर। लोगों को दिख ही नहीं रहा क्या परिवर्तन हो रहा है। ये कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार के बारे में कभी बात नहीं करेंगे। हाँ, जो पहले कश्मीर का वातावरण क्या था, वहां पर 30 वर्षों के बाद पहली बार मल्टीप्लेक्स खुला है, पर्यटन किस हद तक के बड़ा है, लाल चौक पर आज तिरंगा फहराया जा रहा है जहां पर कोई सोच भी नहीं सकता था तिरंगा फहराने के बारे में। क्या क्या नहीं देखा हुआ देश ने, और वो परिवर्तन आज देख रहे हैं हम, और इनको तंज कसने हैं या इधर उधर की बातें करके लोगों को घुमाना है। फैक्ट्स पर बात नहीं करेंगे, जो सामने आंखों से बात दिख रही है। और दैट
the elections for Kashmir's legislative assembly would keep getting pushed and there would be a brutal crackdown on local journalists after Article 370 was abrogated. However, all this is in the non-fictional realm, which is perhaps beyond the purview of a mainstream movie. Mainstream movie में जो दिखाया है ना, वो बिल्कुल सही बातें दिखाई है, और आप लोग जो बातें कर रहे हो ना, वो आपका प्रोपेगेंडा है, जो परतें चढ़ी हुई है आपके दिमाग पर, वो है. इस मेन स्ट्रीम फिल्म में जो बातें दिखाई है वो बिल्कुल सही व्यू दिखाया है, जिसको आप कोई काउंटर नहीं कर सकते फैक्ट्स के आधार पर. इवन दो आर्टिकल 370 डज नॉट चूज टू एंड विथ अ केयरफुली selected set of headlines that imply Kashmir as a union territory is as happy as and peaceful as Teletube land. फिल्म के एंडिंग में कई सारे फोटोज़ को स्लाइड्स के माध्यम से दिखाया है और वहाँ पर सही मायने में जो फैक्ट्स है, फिगर्स है, वो दिखाए हैं. तो ये उनके अनुसार कुछ सिलेक्टिव बातें हो गई. और ये जो कुछ बात कर रहे हैं ना, आईडी ब्लास्ट इतने हुए 2023 में जाकर के कम हुए, तो ये लाइन डाल करके इनको लगा कि वाह, हमने तो कुछ बहुत बड़ा तीर मार दिया. और फिल्म के एंडिंग में इतने सारे फैक्ट्स बताए हैं, इतने सारे तथ्य बताए हैं, वो उनको नहीं दिखाई देंगे. वो तो फालतू बातें होती है ना भाई. हम जो बोलेंगे वो प्रोपेगेंडा दिखाओ तो हम तुमको सही मानेंगे. वाह. Article 370 begins with the daredevil Zuni, who is as comfortable going undercover in a burqa as she is in a bulletproof vest with a gun in her hand. अब ये जो लाइन है ना, इसको आप ध्यान से पढ़िए. अब फिल्म की शुरुआत में जूनी का जो कैरेक्टर है, उसे एक अंडरकवर ऑपरेशन में वो होती है, एक घर में उसे जाना होता है, तो बुर्का पहन करके वो उस घर में जाती है. तो फिल्म में यहाँ पर आर्टिकल में ये तंज कसा है कि जैसे कि उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना हो और हाथ में गन हो, इतने कॉन्फिडेंस के साथ में वो बुर्का पहन करके उस घर में जा रही है. तो क्या आप ये फिल्म कंपनी ने ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहाँ पर साड़ी पहनकर जाना चाहिए था या फिर सलवार क्या पहनकर जाना चाहिए था, या किससे इनको खुशी मिलती? और बुर्का पहनकर जाते हुए दिखाया, इससे इनको पीड़ा क्यों हुई? मतलब इनको पीड़ा क्या इस बात की हुई है कि शायद वहाँ पर बुर्का पहनकर जाना ज़्यादा कंफर्टेबली लगा उस अंडरकवर एजेंट को, कि उससे उसके जीवन को खतरा नहीं होगा. तो ये दिखाने से प्रॉब्लम क्यों हो गई इनको? और ये क्या चाहते थे, क्या अलग वो देखना चाहते थे? चलिए आप समझिए, मतलब इस लाइन के माध्यम से वो क्या कह रहे हैं, ज़रा समझिए आप. She breaks the chain of command to carry out a raid that turns into an encounter. The casualties include a militant named Burhan Wani, whose death plunges Kashmir into violent chaos. You didn't kill Burhan, you made him a martyr. Zuni's superior tells her before assigning her to do boring security detail as punishment. Sometime later, when she's asked what she would do differently if she could go back in time, Zuni, jaw squared, a steely glint on her eye, replies, I wouldn't have returned the body. Lets you think everyone in Article 370 is as ruthless in their patriotism as Zuni. तो भाई, देशभक्ति के मामले में कोई समझौता तो होता ही नहीं ना, वहाँ पर रुतलेस होना ही पड़ता है. और जूनी ने जो बात कही कि उस आतंकवादी की बॉडी में वापस नहीं देती, अगर अलग कुछ करना को लेकर मुझे मौका मिलता समय में पीछे जाने का, तो मैं उस बॉडी को वापस नहीं देती ताकि वो शहीद ना ही बनता. या जो आतंकवादियों के जनाजे के साथ में हज़ारों की भीड़ हम देखते थे ना, तो वो गलती में नहीं करती बॉडी वापस देने की. इस बात से भी इनको पीड़ा हो गई है. वाह. वी आर टोल्ड दैट द प्राइम मिनिस्टर्स हर्ट ब्लीड्स फॉर कश्मीर. PM is very clear. What happened after Burhan must not be repeated, says Rajeshwari sternly, before setting down instructions to implement plans aimed at improving infrastructure in Kashmir. The film takes great pains to show that rather than Kashmiri politicians, it is the Prime Minister sitting in meeting rooms in Delhi who works for the welfare of Kashmir. The film takes great pains to show that, मतलब फिल्म बड़ी पीड़ा उठाती है दिखाने के लिए कि भाई कश्मीर के जो राजनेता है ना, उन्हें कश्मीर की उतनी चिंता नहीं, उससे ज़्यादा चिंता मोदी जी को है जो दिल्ली में बैठे हुए हैं. मतलब इनके अनुसार महबूबा मुफ्ती, फ़ारूक अब्दुल्ला वगैरह, इनके जो कैरेक्टर्स है फिल्म में,
उनको पॉजिटिव वे में दिखाया जाना चाहिए था, उनको कश्मीर की ज़्यादा चिंता है ये दिखाया जाना चाहिए था। भले ही हमारे सामने सैकड़ों ऐसे फैक्ट्स पड़े हुए हैं कि उन्होंने कैसे वहाँ पर जम्मू कश्मीर बैंक हो या कैसे फाइनेंशियल फ्रॉड्स किए हुए हैं, कैसे पैसों का गोरख धंधा जो कुछ भी वो चलता था, कैसे कश्मीर को अस्थिर बनाकर रखने का प्रयास किया गया था वहाँ पर उनके द्वारा, अलगाववादी क्या कर रहे थे। नहीं नहीं, उनको तो पॉजिटिव वे में दिखाना चाहिए था भाई। मोदी जी को चिंता है ये कैसे दिखा दिया? ए बाप रे बाप, मतलब हे भगवान, कैसे कहाँ से आते हैं ये विचार यार, कहाँ से आते हैं, कैसे होते हैं ये लिबरल्स और वोक्स ब्रेन वॉश इस प्रकार से। Back to our leading ladies. After meeting Zuni, Raishwari decides the Kashmiri woman is the person she wants as the muscle in the mission to ensure Article 370 is abrogated in a way that is legally approachable and doesn't cause unrest in Kashmir. The obstacles include Gramsci librarians, intelligence failures, terrorists, and of course Pakistan's इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस अलॉन्ग द कार। अच्छा, ये ISI को दिखाने पर जो तंज कसा है ना, ऑफकोर्स हाँ, तो उनको निगेटिव वे में पूर्ण रूप से दिखा दिया तो उनको पीड़ा होती। नहीं लगता है कि वो जो इनका ISI यूनिवर्स है ना जिसमें ISI इंसानियत की खिदमत के लिए ज्वाइन की जाती है, वो वैसा दिखाना चाहिए भाई, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर तो वो मास्टरपीस हो जाएगी। यहाँ पर ISI भारत में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है, ये कैसे दिखा सकते हो? फिर तो हम तंज कसेंगे। एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, हे भगवान। Alongside the car chases, blasts, and gunfights, there is a valiant effort to make research and paperwork seem thrilling. At a moment that is supposed to be a veritable TZ and intensity, a room full of bureaucrats and legal experts discover a government order from 1958 with a missing subclause. You may now gasp loudly and clutch your pearls. A few minutes later, Zuni will go to a library to look for that order from 1958. She will walk into a section marked restricted area, not because it has any kind of danger associated with it, but because that part of the library is an archive. Does it feel like your heart is thumping, or is that just Article 370's background score? चलिए आगे। Despite some awkward pacing and too many scenes in which the dialogues feel like lectures, Article 370 is not a dull exercise in image building in its first half. That happens after interval, when the focus of the film shifts upon characters modeled on the Prime Minister and Home Minister. It's worth noticing the film ends with a close-up of Govil as the Prime Minister, gazing into the distance. Yet, despite the film's commitment to glorifying real-life leaders, it is the fiction that holds Article 370 together. There are some well-mounted action sequences that make sure the film isn't overwhelmed by its wordiness, and watching two career women at work turns out to be surprisingly entertaining. Both Gautam Dhar and Priyamani make good use of the opportunities given to them. चलिए, टेक्निकली तो फिल्म के बारे में कोई ख़राब ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकता। To the film's credit, it doesn't rely on tiresome tropes like the token good Muslim, and neither is it as blinkered as Fighter, which unquestioningly peddled the official narrative. Official narrative? कौन, मतलब भाई नैरेटिव वगैरह तो नहीं पता, पर राष्ट्रवाद का भद्दा मजाक तो फाइटर में अवश्य उड़ाया गया था। Article 370 does hero worship our current leaders, but it also uses the character of journalists Brinda Ghosh, Iravati Harshe to point out there have been civilian deaths and injuries from pellet guns in Kashmir, and that the responsibility for these lies with the Indian government. भाई वामपंथी पत्रकार तो कुछ भी बोलेंगे, वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं कि डिमोनेटाइजेशन के बाद में लाइन में इतने सैकड़ों लोग ऐसे मर गए थे, वो तो कुछ भी रिपोर्ट बनाते रहते हैं जिनका कुछ सर पैर होता नहीं है। उनको कौन सीरियसली लेता है? और फिल्म में भी उस कैरेक्टर को सीरियसली नहीं लिया गया। आप अपने मन को खुशी देने के लिए बोल लो तो ठीक है, बोल लो। The film also suggests a terror plot like 2019 bomb blast in Pulwama could not have been executed without an oversight by someone within the Indian ranks. This is established by Zuni rather than an enemy of the state. हाँ, जुनी के द्वारा ही खावर नाम का जो कैरेक्टर है IB का, उसको पकड़ा गया था कि उसने ही एक आदिल अहमद दार जो है उसको छुड़वाया था, जो एक पत्थरबाज था, और खावर को लगा कि उनकी जो कि भी बैक चैनल्स है तो उनको
उन बैक चैनल्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आदिल अहमद डार को छुड़वाया गया था, पत्थरबाज को। तो जुनी उसको जाकर के प्रश्न पूछती है। तो इसको लेकर के इन्होंने कहा है कि ये इंडियन गवर्नमेंट की कैसे गलती है पुलवामा अटैक, ये इसके माध्यम से सिद्ध किया है फिल्म ने, ऐसा ये फिल्म कंपेनियन वाले यहाँ पर कह रहे हैं। वाह वाह वाह, मतलब आप देख रहे हो कैसे पढ़ने वाले को कहाँ पर दिमाग को घुमाया जा रहा है। वाह, हाँ, हे भगवान। Dar's story also gives this character with seemingly dubious allegiances a neat redemption arc rather than making them the cardboard cutouts of a villain. Article 370 reserves that sort of flattering for its terrorists and Kashmiri politicians. तो आतंकवादियों और कश्मीरी पॉलिटिशियंस में कोई ऐसे रिडम्पशन आर्क क्यों नहीं है, या फिर उनमें कोई ऐसे इमोशनल लेयर्स क्यों नहीं है, या कोई पूरी तरीके से ब्लैक एंड वाइट क्यों दिखा दिया टेररिस्टों को, कश्मीरी पॉलिटिशियंस को, उनमें ग्रे शेड्स क्यों नहीं है। ये इनको हमेशा से आतंकवादियों में ग्रे शेड्स देखने होते हैं या उनके प्रति सिंपैथी पैदा करने वाला कोई ना कोई बैक स्टोरी चाहिए होती है। जैसे कि फिर द फैमिली मैन वगैरह में हम देखते हैं, वो उनके लिए मास्टरपीस हो जाता है। जस्टिफाई करना चाहिए भाई आतंकवादियों को, तब हमको खुशी मिलेगी। Over the course of its duration, Article 370 justifies many questionable actions of government authorities, including the horrifying incident from 2017 when a Kashmiri man was tied to the front of an Indian Army jeep and used as a human shield, allegedly to deter a crowd that was hurling stones at a column of Indian troops. यहाँ पर शब्दों का उपयोग कैसे किया है देखिए, allegedly to deter a crowd that was hurling stones at a column of Indian troops, मतलब कथित रूप से, allegedly ऐसा बताया जाता है, ऐसा आरोप है कथित रूप से कि भारतीय सेना पर पत्थर फेंके जा रहे थे। और इस कारण से एक क्या कहा इन्होंने, व्हेन अ कश्मीरी मैन वाज टाइड टू द फ्रंट ऑफ एन इंडियन आर्मी जीप एंड यूज एज ह्यूमन शील्ड। ये कैसे एक हॉरिफाइंग इंसिडेंट है, कितना भयावह घटना थी वो एक, अरे बाप रे बाप हे राम, हॉरिफाइंग, मतलब भाई कितना दिल दहल गया उनका उस घटना को देखने के बाद में बेचारे फिल्म कंपेनियन वालों का। यार भारतीय सेना ऐसा क्यों करते, बेचारे डर गए ना। कितना हॉरिफाइंग इंसिडेंट, अभी भी वो PTSD के शिकार है बेचारे। उस घटना को सुनकर अभी भी बेचारों को कितना दुख दर्द पीड़ा हो रही है। In Article 370, a similar situation unfolds when a double agent who has been working with both Indian, चलिए वही उसी घटना के बारे में उन्होंने बताया है। और यहाँ पर हालांकि एक लाइन आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ। He makes a quick call and soon after the convoy transporting him is faced with a mob of stone pelters who attack one of the vehicles to stop the rioters, who we are later told as misguided youth. The army officer who does this is later shown to be disturbed by his own actions, which is an attempt at complexity that is absent from most Hindi films made with the blessings of government departments. अच्छा, सरकारी दफ्तरों के द्वारा उनके आशीर्वाद से बनी हुई फिल्मों में ये बात हम मिस करते हैं। क्या मिस करते हैं कि उस जो व्यक्ति को जो जीप पर आगे बांधा गया था ना, उस बात को लेकर के जो CRPF के जवान हैं उनको डिस्टर्ब्ड दिखाया है फिल्म में। कहाँ पर डिस्टर्ब्ड दिखाया था, मुझे तो कहीं पर दिखाना है डिस्टर्ब्ड। मतलब हाँ, इनको अपने हृदय को क्या दिल को तसल्ली देने के लिए वो ऐसा मान ले तो ठीक है, बाकी फिल्म में तो मुझे ऐसा कम से कम लगा नहीं उस सीन को देख करके। हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, उल्टा उनके मन में तो वो और ज़्यादा पीड़ा थी, गुस्सा था कि इस प्रकार से कैसे पत्थर फेंके गए। हाँ, बाद में वहाँ के जो लोकल सरपंच जो दिखाए हैं मुखिया गांव के, वो आकर के कहते हैं कि भाई ये पॉलिटिशियंस हो वगैरह वो किस प्रकार से इनका यूज़ करते हैं, ये सब बातें वहाँ पर कही है अवश्य, पर वो डिस्टर्ब्ड थे उस बात से, ऐसा तो मुझे कम से कम नहीं लगे। तो हृदय अपने आप को तसल्ली देने के लिए कहे तो ठीक है, कह ले। चलिए, ये कुल मिलाकर आर्टिकल है, और भी एक दो पैरा बाकी है, पर ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। कुल मिलाकर मैं तो यही कहूँगा कि मुझे तो ये सब बातें जब पढ़ता हूँ ना, तो बेचारे लिबरल्स या वोक्स या एलिट्स उन पर दया आती है। कितने भ्रम भ्रांति या गलत फहमी जो कुछ भी कही उसके शिकार है। शिकार भी क्या कहना, कुछ लोग शिकार होते हैं और कुछ लोग सब कुछ जान पूछ कर सोच समझ कर सब बातें पता होती है उन्हें, और उसके बाद भी अपना प्रोपेगेंडा स्प्रेड करते रहते हैं। अब ये किस कैटेगरी में है वो तो मैं नहीं जानता, परंतु ईश्वर सबका मंगल करे, भला करे।
ये भी सन्मार्ग पर आ जाए, यही कामना करते हैं। बाकी आपके इन सब बातों पर, इन सब रिव्यूज़ वगैरह पर, इस पर आपके विचार क्या है, आप मुझे नीचे कमेंट में अवश्य बताना। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।